बुलेटिन का आगाज करते हैं खेल के मैदान से। रावलपिंडी और मुल्तान के बाद कराची टेस्ट में भी पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई है। पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश हो गई। इंग्लैंड ने 8 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। जो कभी ना हुआ वो इस बार हो गया। पहली बार शाहीन होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने बाबर 11 को तमाम शोबों में आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 304 रन बनाकर आउट हुई। जैक लीच ने 4 शिकार किए। इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स में 354 रन बनाकर 50 रन की बढ़तरी हासिल की। स्पिनर अबरार अहमद और नौमान अली ने 4-4 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम रही। बाबर आजम और सऊद शकील ने सेंचुरियां बनाई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न जा सके। अजहर अली कैरियर की आखिरी इनिंग में 0 पर आउट हुए। कौमी टीम 216 रन पर ढेर हुई। इंग्लैंड को 167 रन का हदफ मिला। इंग्लिश टीम ने हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बेंडकिट ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। विनिंग शॉट भी लगाया। पहली इनिंग में सेंचुरी और सीरीज में 468 रन बनाने पर हैरी ब्रूक मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इंग्लिश खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट कराया। और पाकिस्तान टीम अपने ही ग्राउंड्स पर व्हाइट वॉश क्यों हुई? अहम सवालात पीसीबी, सिलेक्शन कमेटी और कप्तान बाबर आजम का ताक़ुब कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तारीख में पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश का दाग लगा। बाबर 11 अपने ही मैदान पर एक मैच भी क्यों ना जीत सकी। सवाल ये है कि सीरीज के पहले ही टेस्ट मैच में मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को मौका क्यों नहीं दिया गया। दूसरे टेस्ट मैच में जब अजहर अली को ड्रॉप किया गया तो फिर रेगुलर बैट्समैन की जगह ऑलराउंडर को क्यों आजमाया गया। मोहम्मद रिजवान आखिरी 12 इनिंग्स में कोई 50 नहीं बना सके। फिर कराची टेस्ट में सरफराज अहमद को क्यों नहीं खिलाया गया। फवाद आलम साल 2021 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे। 4 सेंचुरियां बनाई थी। फिर उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ क्यों ड्रॉप किया गया। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की पहचान समझे जाते हैं, मगर होम सीरीज में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की फिटनेस और फॉर्म सवालिया निशान रही। हारिस रऊफ और नसीम शाह अनफिट होकर सीरीज से बाहर हो गए। मोहम्मद अली 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 4 विकेटें ले सके। सीरीज में सबसे बड़ा फर्क बेन स्टोक्स और बाबर आजम की कप्तानी के अंदाज में नजर आया। बेन स्टोक्स ने जारहाना क्रिकेट खेली, बेहतरीन फील्डिंग सेट की, मगर बाबर आजम का कोई प्लान कामयाब ना हुआ। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है, किसी खिलाड़ी पर दरवाजे बंद नहीं हो रहे। हम जैसी भी क्रिकेट खेले सवाल होता है, जब तक नताइज नहीं आएंगे ये बातें होती रहेंगी। फवाद की जगह सऊद शकील को शामिल किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी। रिजवान भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, इसलिए उन्हें सपोर्ट किया। बाबर आजम ने आइंदा मैचेस में सरफराज अहमद की शमूलियत का इंदिया भी दे दिया। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है हमारे लिए और एज अ कप्तान के हम सीरीज़ में वैसा चीज़ें नहीं कर पाए, अप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। और दूसरा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी हम रहे हैं कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी और जो हमारे प्लेयर्स थे वो फिट नहीं थे। चीज़ें जब हमारे हाथ में आई थी उस टाइम पे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल हुए और उसकी वजह से हम मैच जो जीतने वाले थे वो जीत नहीं पाए। प्रेशर मैं इससे और इन्जॉय करता हूँ और ना मेरे इस चीज़ से बैटिंग में फ़र्क पड़ता है और ना ही किसी चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सवेरा, आपको याद होगा हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे, जब रावलपिंडी और मुल्तान टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे थे कि होम ग्राउंड का तो फ़ायदा उठाना चाहिए, कॉन्फिडेंस का लेवल ही और होना चाहिए। लेकिन इस बार भी हमने देखा कि हमें कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया। आपको क्या लगता है कि होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश क्यों हुआ? होम ग्राउंड का फायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए, मगर पॉइंट वही है कि क्या हम अपने होम ग्राउंड को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि नहीं, क्योंकि इन कंडीशंस को मेरे ख्याल से इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छी तरीके से रीड किया। और बात सिर्फ कंडीशंस रीड करने की नहीं है, बात यह है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, आप खेल कैसे रहे हैं, आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके उसको इन कोऑर्डिनेट, देखिए सारी चीजें इन सिंक होती हैं तो ही आपको सक्सेस मिलती है। आपका अगर बॉलर एक जान मारता हुआ दिख रहा है मगर आपकी फील्ड उसके हिसाब की नहीं है तो आपको विकेट्स नहीं मिलेंगी, आप काउंटर नहीं कर सकते। बार बार हमने बेन स्टोक्स को काउंटर करते हुए देखा कि अगर एक पार्टनरशिप सेट होती हुई दिखी, बेन स्टोक्स ने अपने दूसरे बॉलर को लगाया, बॉलिंग चेंज ले आए कि कुछ ना कुछ होता रहे। दूसरी तरफ कंट्रास्ट में जब पाकिस्तान के अगेंस्ट
पाकिस्तान ने जल्दी आउट कर ली थी, 5 विकेट जल्दी ले ली थी। उसके बाद जो रन जुड़े वो पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग बनती चली गई। हैरी ब्रूक ने हमें सिंगल हैंडेडली मतलब एंजॉय किया हमारे बॉलर्स के साथ, जिस तरह उन्होंने खेला हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट। हमने एक दफा भी आउट ऑफ द बॉक्स को सोच के ये कोशिश नहीं की कि इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश की जाए। अबरार नुमान या मोहम्मद वसीम, बस ये हमारा एक प्लान था। हमारा कोई प्लान दिखा ही नहीं। अच्छा सवेरा, हम होम ग्राउंड पे भी थे लेकिन हमारा कोई प्लान जो है वो नजर नहीं आया। अब सवालात उठ रहे हैं बाबर आजम की कप्तानी पर भी, तो इसको कैसे आप देख रही हैं? क्योंकि बाबर आजम जो है उन्होंने बहरहाल अपनी नाकामी भी तस्लीम कर ली और उन्होंने कहा जी हम जैसा भी खेले सवाल तो उठते ही हैं। देखिए कैप्टनसी पे तो अभी भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता कैप्टनसी से, क्योंकि वो प्रेशर हमें आता हुआ दिख रहा है। बाबर की परफॉर्मेंस लीजिए, बाबर के 50 हाफ सेंचुरीज आपको दिख रही हैं। ये मेरा ख्याल से नॉर्मल हालात में अगर बाबर एज प्लेयर खेल रहे होते तो हमें सेंचुरीज दिखती। तो शायद वो इस बात के डिनाइल में कि प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान की कैप्टनसी करना इज नॉट इजी, इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मुश्किल है बहुत, और ये सबको पता है। उसका प्रेशर वो नहीं मान रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस में वो दिख रहा है। बट फिर सवाल यही उठता है कि क्या दूसरा, एक तो कौन कप्तान बनेगा, किसको तब्दील करेंगे, और क्या तब्दील करने के बाद हमें 101% ये पता है कि माइंडसेट भी बदलेगा। पॉइंट यहाँ सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी का नहीं है, पॉइंट उस माइंडसेट का है जो हम डोमेस्टिक से लेकर चल रहे हैं। पॉइंट उस माइंडसेट का है जिसमें हम संभल के, थम के, रुक के खेलने का कहते हैं लड़के को। पॉइंट उस माइंडसेट का है कि जब अगर शान मसूद, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है सवेरा कि वैसे तो ऑब्वियसली बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारी क्रिकेट टीम में भी और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, लेकिन माइंडसेट जो है वो भी बहुत काउंट करता है। बहुत शुक्रिया सवेरा गुफ्तगू करने के लिए। मौजू बदलते हैं, आगे बढ़ेंगे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 69 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। रकम सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च की जाएगी। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शकील अहमद। जी शकील, बताएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में 5 अहम मंसूबों के लिए 1 अरब 69 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। सुबह सिंध में बहाली, घरों की तामीर, फसलों की पैदावार की बहाली, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए हेल्थ सर्विस की फराहमी पर ये रकम खर्च की जाएगी। जो 50 करोड़ डॉलर की रकम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकवरी पर खर्च होगी। 50 करोड़ डॉलर की रकम सिंध फ्लड इमरजेंसी हाउसिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होगी, और इसी तरह 29 करोड़ डॉलर की रकम सिंध में वाटर एंड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए खर्च होगी। साथ साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिलीवरी सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ डॉलर की रकम खर्च होगी। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम ये फंडिंग है जो कि मंजूरी दी गई है, और इससे पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो हल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मुश्किल में फंस गए। पंजाब असेंबली की तहलील से पहले ही परवेज इलाही के सर पर अदम एतमाद की तलवार लटकने लगी। पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब के पास 24 घंटे। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही से एतमाद का वोट लेने का कह दिया। असेंबली इजलास कल तलब कर लिया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं अब असेंबली तहलील नहीं हो सकती। असेंबली इजलास के दौरान अदम एतमाद लाने की आइन में गुंजाइश मौजूद है। पंजाब ने वजीर आला पंजाब को एतमाद के वोट लेने का कह दिया है। तहरीक अदम एतमाद वजीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा हो चुकी है। 21 दिसंबर 2022 बरोज़ बुध शाम 4 बजे एतमाद का वोट लेना होगा। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि चौधरी परवेज इलाही डूबते शख्स के साथ नहीं डूबेंगे। इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करके आखिरी कार्ड खेला और उसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर इमरान खान हुकूमत नहीं चला सका तो उसमें साबिक जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का क्या कसूर है। वफाकी वजीर चेयरमैन PTI को मोहसिन कुश इंसान करार देते हैं। आखिरी एक कार्ड था जो इमरान खान ने खेला था असेंबलियां तहलील करने का, तो वो कार्ड भी जो है लगता है को कामयाबी जो है उनके नसीब में नहीं लिखी हुई। पंजाब में जैसा कि मैंने कहा है कि जिन पे तकिया किया हुआ था उनकी अपनी भी कुछ सियासत है, को अपनी भी उनकी जो है प्रेफरेंसेस हैं।
अपने भी उनके जो है वो चाहते हैं कि किसी तरह उस सियासत में अगर ये डूब रहा है तो उन्होंने कभी डूबते हुए लोगों का साथ नहीं दिया, जो है उनकी तारीख बताती है। बहुत डेस्परेट सिचुएशन में इमरान खान जो है, जो उनके मौसम थे जिन्होंने उनको इक़्तिदार में लाया और इक़्तिदार को सहारा दिए रखा, बहुत साल तकरीबन 3-4 साल सहारा दिए रखा, उनको गालियां देता है। आप हुकूमत चला नहीं सके, आप ईमानदारी के साथ वजारत उज़्मा निभा नहीं सके, तो उसमें जनरल बाजवा का क्या कसूर है? अगर ये लंबा अरसा यहाँ पे काट लेते तो शायद ये मुल्क जो है वो बच ना पाता। अगर कानून और आइन की हदूद में रह के अदारे काम करते हैं तो वो इमरान खान के बारे में नहीं है, फिर वो उनको गालियाँ देता है, ईंटें मारता है, उनको गलत ज़बान उनके मुताल्लिक़ इस्तेमाल करता है, पागल हो जाता है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली के अपोजिशन से राबतों का इंकशाफ हुआ है। पीटीआई के 20 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट न देने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त के जरिए परवेज़ इलाही से भी राबता हुआ है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास नकवी। अब्बास नकवी, ये तो बड़ी खबर है, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल, जैसा कि कल शाम 4 बजे गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है और उसके बाद जो है बहुत तेज़ी से लाहौर में डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक 20 के करीब अरकान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ ज़राए से यकीन दहानी कराई है कि वो परवेज़ इलाही के बिहेवियर से खुश नहीं थे, इसलिए अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेते हैं पंजाब असम्बली के अंदर तो वो उनको एतमाद का वोट नहीं देंगे और परवेज़ इलाही को इस वक्त पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेने के लिए 186 वोट दरकार हैं और अगर ये 20 लोग जो है परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देते तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और जो तहलील की बात बार बार इमरान खान कर रहे थे कि पंजाब असम्बली तहलील कर दें, वो वाला पत्ता जो है वो भी परवेज़ इलाही के हाथ से अब निकल चुका है, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने गुज़िश्ता रात जो है परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा और उसके बाद जो है अब पहले परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा। अगर वो एतमाद का वोट नहीं लेते तो वो पंजाब असम्बली को भी तहलील नहीं कर सकते, जबकि ज़राए के मुताबिक जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2 दिन से लाहौर के अंदर हैं और गुज़िश्ता रात एक दोस्त के ज़रिए उनका वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से भी रब्ता हुआ और जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी गुफ्त शनीद हुई। तो पंजाब का सियासी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और जो तमाम जमातें हैं, PDM की तमाम जमातें हैं वो आज भी मुत्तहिद हैं और मुख्तलिफ कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर में एक बड़ा इजलास जो है वो शुरू होने जा रहा है और उसके अंदर मज़ीद सूरत हाल की जायज़ा लिया जाएगा कि पंजाब असम्बली में जो कल इजलास होगा जिसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, उनको किस तरीके से वहाँ पर नाकाम किया जाए। ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि अगले 24 घंटे काफ़ी अहम नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपने आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका अब्बास। तहरीक इंसाफ के अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए जुमेरात को कौमी असम्बली जाने का फैसला सामने आया है। 123 अरकान एक साथ पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। इसी की तफसीलात ले लेते हैं, टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खान सानी, बताएगा क्या डिटेल्स हैं इस खबर से मुतालिक? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली से इस्तीफा देने वाले तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान जो है उनकी तरफ से जुमेरात को यानी 22 दिसंबर को कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर तस्दीक के लिए जाने का फैसला सामने आया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की क़यादत के फैसले के बारे में तमाम जो अरकानी कौमी असम्बली है उनको पैगाम भिजवा दिए गए हैं कि वो सुबह 11 बजे जुमेरात यानी 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे और वहाँ से एक साथ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में कौमी असम्बली में जाएंगे और कौमी असम्बली में अपने इस्तीफों की तस्दीक कराएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को इस हवाले से खत भी साल किया गया था कि जो गुज़श्ता हफ्ते साल किया गया था कि आइंदा हफ्ते वो मुलाकात के लिए वक्त दे ताकि वो तस्दीक कराना चाहते हैं एक साथ मिलकर। इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो ठीक है, इस सिलसिले में आप आगाह कर रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे, नून लीग और इत्तेहादी जमातों का गवर्नर हाउस में अहम इजलास जारी है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। अब्बास नकवी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अब्बास, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली बचाने के मामले के हवाले से इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास जो है वो गवर्नर हाउस में शुरू हो गया है और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, तारिक वसीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, अताउल्लाह तारड़ और चौधरी और दीगर जो क़यादत है इत्तेहादी जमातों की वो इस वक्त गवर्नर हाउस पहुंच गई है और उसमें ये जो कल इजलास बुलाया गया है वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने के लिए, उसके हवाले से आईनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही को जो है कल नाकाम किया जाए
और अगर इत्तेमाद का वोट अगर चौधरी परवेज लाई नहीं ले पाते तो फिर वो असम्बलियां तहलील करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएंगे। तो इस हवाले से गवर्नर पंजाब भी इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद है और तमाम जो इत्तेहादी हैं इस वक्त वो गवर्नर पंजाब के बैठ के तमाम आईनी और कानूनी अमूर पर गौर कर रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक और अहम मामला, पाकिस्तान ने IMF से शराइत पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी है। मौजूदा माशी हालत में मजीद सख्त फैसले नहीं कर सकते, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है। बात करेंगे, शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, इससे कबल भी इस तरह की गुफ्तगू हुई थी और यही कहा गया था कि मौजूदा हालात में इतने सख्त फैसले नहीं कर सकते। जी हाँ, वजह यह है कि सैलाब पाकिस्तान के गुलोअर्ज में आया और उससे बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के नुकसान हुए। 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 16 अरब डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान को फाइनेंसिंग दरकार है इस नुकसान को पूरा करने के लिए और तामीर नौ के लिए। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो नए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हैं वो अभी तक उसका हतमी शेड्यूल जारी नहीं हो सका। क्रिसमस की तातीलात आने वाली हैं, उसके बाद जनवरी में जाकर पाकिस्तान को IMF से कुछ फंड मिलने का इम्कान है अगर बोर्ड ने अप्रूवल दे दी। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि जो शराइत हैं सख्त उन पर नजरसानी की जाए, क्योंकि IMF पाकिस्तान से मुतालबा कर रहा है कि आप टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, यानी सालाना हदफ से भी ज्यादा टैक्स जमा करें। तो हुकूमत का ये कहना है कि 7,470 अरब का सालाना टैक्स हदफ तो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन सख्त फैसले इस वक्त नहीं कर सके और क्योंकि हालात ऐसे हैं। पाकिस्तान ने खसारा कम करने के लिए मुतबादल प्लान भी पेश किया है और कहा है कि टैक्स चोरों से रिकवरी बेहतर बनाकर रेवेन्यू में इजाफा किया जाएगा और एहतियात जो है वो इंतजामी इकदाम के जरिए रेवेन्यू बढ़ाएगा। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के लिए दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि तोशाखाना के तहाइफ खुफिया हैं या नहीं, ये सवालात तस्वीर तलब है। अगर प्राइवेट शख्स खुफिया मालूमात देख सकता है तो शहरियों से ये मालूमात खुफिया रखने की क्या वजह है। अदालत ने निशानदेही की कि तोशाखाना से कोई शख्स तोहफा लेता है तो उसको असासों में जाहिर करना पड़ता है। क्या ऐसी सूरत में ये खुफिया रह सकता है? अदालत ने हिदायत की कि वजारत पार्लिमानी उमूर तमाम तफसीलात सिर्फ अदालत में पेश करे। अदालत इसका जायजा लेगी कि आया इन तफसीलात को पब्लिक किया जाए या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना से तहाइफ लेने वाली शख्सियात की तफसीलात फराहम करने के लिए दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले में कहा गया है कि तोशाखाना के तहाइफ खुफिया हैं या नहीं, ये सवालात तस्फिया तलब है। अगर प्राइवेट शख्स खुफिया मालूमात देख सकता है तो शहरियों से ये मालूमात खुफिया रखने की क्या वजह है। और अभी आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि अरबों की घड़ियां हथियाने वाला कौम से मुसलसल झूठ बोलता रहा। सऊदी तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के बजाय बनी गाला ले गया। इमरान खान ने तोशाखाना की छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ी। इमरान खान को सियासत से निकालने का वक्त आ चुका है। इमरान खान एक फरेबी, एक झूठा और एक मक्कार शख्स। इमरान खान पूरी कौम को कहता रहा रियासत मदीना होनी चाहिए, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं और खुद सबसे बड़ा डाकू नहीं, मैं समझता डकैत निकला। और अरबों रुपए की घड़ियां हथियाने के बाद उनकी एवेल्युएशन गलत तरीके से कराई गई। इसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुन ने जो लोग देख रहे हैं उनको अब ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी बकारी नहीं करता, ये पैसी चीज भी है। ये एक छोटा चोर भी है। वो किस तरह? इसने ना कालीन छोड़ा, ना इसने पेरेक प्यालियां छोड़ी, ना इसने आश्रय छोड़े। ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं तो वज़ीर आज़म से हाउस से सिर्फ एक डायरी लेकर गया हूँ। वो डायरी भी इमरान खान से लेनी चाहिए। उस डायरी में सारी इसकी डकैती और चोरियों का हिसाब है। इसकी करप्शन अब पाकिस्तानी कौम के आगे रखनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने तो इसको सिर्फ 20 फीस किया है। हम ये समझते हैं कि ये सियासी गंदगी जो है इसको ताहया अपना अहल होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f इस पर लगनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई भी सियासतदार पाकिस्तान की मासूम अवाम को झांसा न दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मुमकिना तहलील रोकने के लिए दायर दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत किसी को आईनी हक से कैसे मना कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मुकामी वकील नामदार अली की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील करने के ऐलान को चैलेंज किया गया। वकील ने बताया कि मुफाद आमा में दरखास्त दायर की है। अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और बावर कराया कि अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए इस तरह की दरखास्तें क्यों दायर करते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने निशानदेही की कि असम्बली की तहलील के हवाले से आइन वाज़ेह है और कैसे किसी को आईनी हक से रोक सकते हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा कि दरखास्त वापस लें वरना वापस जाने का किराया भी नहीं मिलेगा, जिसके बाद दरखास्त गुजार ने पटिशन वापस ले ली।
और किस्मत ऐसे बदलती है। आपको बताएं कि ठट्टा के माहीगीरों के जाल में करोड़ों रुपए की कीमती मछलियां फंस गई। ठट्टा के माहीगीरों की किस्मत खुल गई है। पाक भारत सरहद के करीब वाड़ी क्रीक में 3 लॉन्चों पर सवार माहीगीरों के जाल में सोहा मछलियां फंस गईं। पकड़े जाने वाली 600 के करीब मछलियों की कीमत करोड़ों रुपए बनती है। वेलकम बैक। के इलेक्ट्रिक दर्द सर बन गया। के इलेक्ट्रिक कहता है हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के चेयरमैन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के सीईओ सुल्तान राही से भी ज्यादा एग्रेसिव हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर अली, बताइए क्या मामला है ये? जी देखें, कायमा कमेटी की जानिब से ये तीसरी बार के इलेक्ट्रिक हुकाम को बुलाया गया था, जिसमें जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ है उनसे पूछा गया था कि के इलेक्ट्रिक का जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था वो बताया जाए, और फिर जो रेवेन्यू जनरेशन है और प्राइवेटाइजेशन है उस पर ब्रीफिंग देनी थी। लेकिन आज फिर जो के इलेक्ट्रिक के सीईओ थे वो नहीं आए, और जिस पर कमेटी की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया और चेयरमैन कमेटी की जानिब से ये कहा गया कि सीईओ जो है सुल्तान राय से ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि हम बता सकते हैं उनकी इस वक्त लोकेशन क्या है। वो जान के कमेटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस जो कराची के अवाम है उनके लिए दर्द सर बना हुआ है। बिजली अगर सिस्टम में 3200 मेगावाट दस्तियाब है, तो आज सर्दियों में कराची में गैर अलानिया लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब, जहां गिलाफ काबा की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल को देखने के लिए हर साल पाकिस्तानियों समेत लाखों उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा में कायम किस्वा फैक्ट्री का रुख करते हैं। गिलाफ काबा कैसे तैयार होता है ये जानते हैं ज़काउल्लाह मोहसिन की रिपोर्ट में। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरी धागों से तैयार गिलाफे काबा। सऊदी अरब की किस्वा फैक्ट्री साल भर गिलाफे काबा को तैयार करती है। माहिर कारीगर तैयारी में हिस्सा लेते हैं। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों समेत पाकिस्तान और दुनिया भर से आए लाखों उम्रा ज़ायरीन को भी तैयारी में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और ये एहसास उन्हें रूहानी सुकून बख्शता है। आज मैं पहली बार किस्वा फैक्ट्री आई हूँ। हमेशा से दिली ख्वाहिश थी कि एक मौका मिले और मैं आई हूँ। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है इसके बाद में कुछ नहीं है, बस ये दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पे विजिटर्स को अलाउ कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत दिल को सुकून मिला, रूहानी जगह है। हमने खाना काबा के गुलाब को सुई के साथ बुना और बहुत एक अच्छा अलग सा फील आ रहा है। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए निहायत उम्दा असरसीन नामी रेशम का धागा इस्तेमाल किया जाता है। सूती और रेशमी धागों की मदद से आयात मुबारका कशीदा कारी की जाती है। आयात की तज़ईन के लिए सोने और चांदी के रेशे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब करीबन 5 घंटे तक जारी रहती है, जिसे पूरी दुनिया में बराह रास्त देखा जाता है। ज़काउल्लाह मोहसिन, समा, जद्दा, सऊदी अरब।